हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 10। मुन्ना की आवाज़ सुनकर मेघना और नवीन भी हॉल में चले आए। निशी मुन्ना के बगल में खड़ी थी और वंश अभी भी सोफे पर चढ़ा हुआ था। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे चिल्लाए क्यों? मेघना ने मुन्ना से कहा। कुछ नहीं आंटी, वो मुन्ना ने कहना चाहा, लेकिन तभी निशी ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, मामा एक्चुअली वो हॉल में कॉकरोच आ गया था। मैं डर रही थी तो मुन्ना भैया बस मुझे समझा रहे थे और मैं सुन नहीं रही थी, तो बस उन्होंने मुझे चुप कराने के लिए चिल्ला दिया। ओह ऐसा, मैं तो डरी गई थी। तुम सब बैठो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। कहते हुए वंदना किचन की तरफ चली गई। निशी को प्यास लगी थी। उसने टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया और जैसे ही बड़ा सा घूंट भरा, उसे याद आया उस पानी में तो नमक घुला था। बेचारी निशी मुंह में पानी भरे हुए वंश की तरफ देखती है तो वंश ने अपनी भवें उचकाई, यानी वंश को भी नहीं पता था कि उस पानी में नमक था। निशी जल्दी से वॉश बेसिन की तरफ भागी और मुंह में भरा पानी थूक दिया। वंश को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन टेबल पर रखा ग्लास देखकर मुन्ना समझ गया कि निशी ने भी उसकी तरह नमक मिला पानी पी लिया है। हाँ तो मुन्ना, तुम यहाँ सिर्फ वंश से मिलने आए हो? नवीन ने मुन्ना की तरफ मुखातिब होकर कहा। जी अंकल, और हमें आपको इनवाइट भी करना था। इस बुधवार इंदौर में हमारी सगाई है, तो बड़ी माँ ने हमसे कहा कि हम आपको इनवाइट करें। आप काशी की सगाई में तो बनारस आए नहीं थे, लेकिन इस बार आप दोनों को आना है, मुन्ना ने कहा। वंश ने सुना तो हैरानी से मुन्ना को देखने लगा, क्योंकि मुन्ना ने तो उसे इस बारे में नहीं बताया था। जरूर बेटा, इसी बहाने सारिका मैडम से भी मिलना हो जाएगा। मैं और मेघना जरूर आएंगे, नवीन ने कहा। नवीन के मुंह से सिर्फ अपना और मेघना का नाम सुनकर वंश निशी की तरफ देखने लगा। मुन्ना वंश की भावनाएं समझ गया, इसलिए कहा, अगर निशी भी आपके साथ आएगी तो गौरी को अच्छा लगेगा। गौरी? नवीन ने हैरानी से पूछा। हमारी होने वाली पत्नी। निशी उनसे काशी की सगाई में मिल चुकी है, मुन्ना ने कहा। हाँ बिल्कुल, अगर निशी साथ आना चाहे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। क्यों निशी? निशी की तरफ देखकर नवीन ने कहा। नो थैंक यू डैड, मुझे उस जगह जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है जहां ये चिरकुट रहता हो, निशी ने कहा और उठकर वहां से चली गई। निशी के मुंह से अपने लिए वही शब्द सुनकर वंश को अच्छा नहीं लगा। उसने नवीन की वजह से खुद को रोक लिया। निशी की तरफ से मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। आज सुबह से ही वो अच्छे मूड में नहीं है। मुन्ना, निशी भी आती तो भी कोई बात नहीं, मैं और मेघना जरूर आएंगे, नवीन ने पहले वंश से कहा और फिर मुन्ना की तरफ देखते हुए अपनी बात पूरी की। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मेघना अपने हाथों में ट्रे थामे हॉल में आई। उसने सबको कॉफी दी और अपना कप लेकर वंश के बगल में आ बैठी। मुन्ना आपको और अंकल को अपनी सगाई में इनवाइट कर रहा है, वंश ने कहा। अरे वाह, तुम्हारी सगाई हो रही है, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। क्या नाम है लड़की का और कहाँ से है? मेघना ने कहा। शुक्रिया, गौरी नाम है और इंदौर से है। हमारी बहन काशी की दोस्त है, मुन्ना ने कहा। और आंटी पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये लव मैरिज है। कैन यू बिलीव दिस? मुन्ना और लव मैरिज, वंश ने मेघना की तरफ पलटकर कहा। हैं सच में? मेघना ने मुन्ना से पूछा तो बेचारा शर्मा कर नीचे देखने लगा। अरे हाँ आंटी, मुन्ना जितना शांत है, गौरी उतनी ही हाइपर एक्टिव, मस्त मौला और बिंदास, वंश ने खुश होकर कहा। अरे जिसकी इतनी तारीफ कर रहे हो, जरा उसकी तस्वीर तो दिखाओ, मैं भी तो देखूं, मेघना ने कहा। मुन्ना ने अपने फोन में गौरी की तस्वीर निकाली और फोन मेघना की तरफ बढ़ा दिया। मेघना ने गौरी की तस्वीर देखी और कहा, ये तो बहुत प्यारी है मुन्ना। शुक्रिया, हमें दरअसल आपसे कुछ बात करनी थी, मुन्ना ने मेघना से कहा और फिर नवीन की तरफ पलट गया। हाँ कहो ना, नवीन ने कहा। मुन्ना खामोश हो गया। मेघना समझ गई कि मुन्ना नवीन से अकेले में बात करना चाहता है, इसलिए उसने वंश से कहा, वंश, वो किचन में ऊपर रखा डिब्बा उतारने में मेरी मदद कर दोगे प्लीज?
हाँ चलिए ना, वंश ने कहा और उठकर मेघना के साथ चला गया। मुन्ना को खामोश देखकर नवीन ने कहा, तुम कुछ कहने वाले थे। मुन्ना ने नवीन की तरफ देखा और कहने लगा, दरअसल हमें निशी और वंश के बारे में आपसे बात करनी थी। निशी और वंश आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। पिछले 2 दिन से वंश की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और निशी ने ही उसका ख्याल रखा। हमें ये बात पता थी वंश अकेला है, इसलिए हमने ही निशी से वंश के साथ रुकने की रिक्वेस्ट की थी। हम समझ सकते हैं एक लड़की का इस तरह एक लड़के के साथ रहना सही नहीं है, लेकिन हमें वंश और निशी दोनों पर बहुत भरोसा है। ये दोनों कभी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ेंगे। हमारी वजह से आप निशी को गलत ना समझे प्लीज। मुन्ना की बात सुनकर नवीन कुछ देर खामोश रहा। वंश और निशी को बचाने के लिए मुन्ना ने झूठ बोला, लेकिन नवीन को ये बात नहीं पता थी, इसलिए उसने कहा, मैंने निशी पर गुस्सा इसलिए नहीं किया कि वह वंश के साथ थी, बल्कि इसलिए किया क्योंकि उसने मुझसे झूठ कहा। वंश भी थोड़ा बच्चा है, अगर वो बीमार था तो उसे मुझे कॉल कर देना चाहिए था। मैं उसे यहाँ घर ले आता। यहाँ उसकी देखभाल करने के लिए मेघना थी, मैं था। वो खामखा परेशान हुआ। वंश का फोन खराब हो चुका था, इसलिए वो आपको फोन नहीं कर पाया। हम बस आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि निशी और वंश को गलत। मुन्ना, तुम्हें क्या मैं ऐसा आदमी लगता हूँ? मुझे वंश पर पूरा भरोसा है। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे उसे मुझसे नजरें मिलाने में शर्म आए। तो रिलैक्स, नवीन ने मुन्ना के कंधे को छूकर कहा। मुन्ना मुस्कुरा दिया। उसके दिल को तसल्ली मिली। उसने नवीन की तरफ देखकर कहा, एक परमिशन और चाहिए थी आपसे। हाँ कहो ना, नवीन ने कहा। कल सुबह हम बनारस के लिए निकल जाएंगे, इसलिए आज शाम हम और वंश अपने कुछ दोस्तों को पार्टी देने वाले हैं। तो क्या निशी भी हमारे साथ आ सकती है? नवीन कुछ देर खामोश रहा और फिर कहा, ठीक है, लेकिन वक्त से घर आ जाना। थैंक यू, मुन्ना ने कहा। उसे नवीन से मिलकर अच्छा लगा। जितना सारिका ने बताया था, नवीन उससे भी ज्यादा सुलझा हुआ इंसान था। बनारस मुरारी का घर। मुरारी अनु को लेकर घर पहुंचा। अनु बैग्स लेकर अंदर चली गई और मुरारी ने घर के नौकर को जीप की चाबी देकर गाड़ी साइड में लगाने को कहा और खुद भी अंदर चला आया। सगाई में 4 दिन बाकी थे और तैयारियां अभी बाकी थी। मुरारी सोफे पर आ बैठा और कृष्णा को आवाज थी, कृष्णा, ओ कृष्णा, अरे भैया 1 कप चाय पिलाई दो। कृष्णा को मैंने टेलर के पास भेजा है अपने कपड़े लेने। तुम्हारे लिए चाय मैं बना देती हूँ। अनु ने अपने बालों को समेटकर किचन की तरफ जाते हुए कहा, ए मैगी, जे अपने बालों को बांध गाए रही हो, खुला रहने दो। कहा है खुले बालों में बहुत अच्छी लगती हो तुम। मुरारी ने अनु को देखते हुए कहा। अनु ने मुस्कुराकर मुरारी को देखा और कहा, ससुर बनने वाले हो, लेकिन रंगबाजी नहीं चाह रही है तुम्हारी। अरे ससुर हम गौरी के बनेंगे, तुम्हारे लिए तो वही मुरारी मिश्रा है, मुरारी ने कहा तो अनु मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। अच्छा जी, मुन्ना महाराज कहाँ है? बंबई से लौटे कि नहीं? कोनो फोन वोन आया था उनका, कब तक लौटेंगे? मुरारी ने ऊंची आवाज में कहा। हाँ, दोपहर में बात हुई थी उससे। मैंने कहा तो उसने कहा कि वो कल सुबह की फ्लाइट से बनारस आ जाएगा। अनु ने किचन से झांक कर कहा। इनके लक्षण में ठीक ना लग रहे हैं अनु। मतलब 4 दिन बाद इनकी सगाई गौरी से है और ये बंबई जा रहे हैं वंशवा से मिलने। कभी कभी तो लगता है इनके ही आपस में फेरे पड़वा दें। मुरारी ने अपने फोन में मुन्ना का नंबर डायल करते हुए कहा। 1-2 रिंग जाने के बाद मुन्ना ने फोन उठाया और कहा, हेलो जी पापा। मुन्ना, कब बंबई में बसने का मन बनाए लिए हो का बेटा? बउआ 4 दिन बाद तुम्हारी सगाई है, जी वंशवा का पल्लू छोड़ो और बनारस पधारो। मुरारी ने कहा। हाँ, हम कल सुबह निकल रहे हैं, मुन्ना ने कहा। और वंश, ऊ का तुम्हारे साथ नहीं आ रहा है? अरे उसको बताओ यार, तुम्हारी सगाई है 4 दिन बाद, घर का सबसे छोटा लड़का है वो, मुरारी ने कहा। पापा, वंश नवीन अंकल के साथ यहाँ से सीधा इंदौर ही जाएगा, हमारी उससे बात हो गई है, मुन्ना ने कहा। ये भी सही है, यहाँ सब तैयारी बाकी है, तुम आओ यार ताकि सब काम हो, मुरारी ने कहा। हाँ, हम आ जाएंगे, अभी रखते हैं, कहकर मुन्ना ने फोन काट दिया।
मुरारी ने फोन साइड में रखा तो देखा अनु उसके लिए चाय लेकर तैयार खड़ी थी। क्या कहा मुन्ना ने? अनु ने चाय का कप मुरारी की तरफ बढ़ाकर कहा। उसने कहा वो कल सुबह तक आ जाएगा। मुरारी ने कहा चलो ये तो अच्छा है। मैंने सबको फोन कर दिया है, हमें परसों ही इंदौर निकलना होगा। रात तक सब पहुंच जाएंगे, उसके अगले दिन सगाई है। नंदिता जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा वे मेहमानों के रुकने के लिए गेस्ट हाउस का बंदोबस्त करवा देंगी। अनु ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। अरे उन्हें काहे परेशान कर रही हो? हमारे ससुर जी का घर किस दिन काम आएगा? उनको फोन करके कह दो गेस्ट हाउस ना बुक करे, मुरारी ने कहा। लेकिन मुरारी, अनु ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, मुरारी ने कहा, अनु हमारी बात सुनो। गौरी के पिताजी नहीं है और नंदिता जी को सब अकेले ही मैनेज करना है। हमारा फर्ज बनता है हम उन्हें ज्यादा परेशान ना करें। हम थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, खामखा उनको तकलीफ काहे देनी? नहीं। अब मुरारी को अनु देखने लगी और फिर कहा, कभी कभी ना तुम पर बहुत ज्यादा प्यार आता है मुझे। हाँ तो जताओ ना, हम कहाँ रोके हैं, मुरारी ने कहा। मुरारी तुम सच में बहुत अच्छे हो। मुझे यकीन है गौरी को इस घर में कभी पापा की कमी महसूस नहीं होगी, अनु ने कहा। अरे बिल्कुल, हम उसके ससुर नहीं बल्कि पापा बनकर रहेंगे, खुश, मुरारी ने उठते हुए कहा और अपने कमरे की तरफ चला गया। सोफे पर बैठी अनु मुरारी को जाते हुए देखती रही और मन ही मन कहा, आई विश मुन्ना गौरी को उतना ही प्यार दी जितना तुमने मुझे दिया। कुछ देर बाद अनु भी चाय के खाली कप लेकर वहां से चली गई। उसी शाम राजन एक बार फिर मुन्ना को ढूंढते हुए 80 घाट चला आया। घाट पर गंगा आरती की तैयारियां चल रही थी और आज भीड़ भी बहुत थी। ऐसे में मुन्ना को ढूंढना तो आसान नहीं था, लेकिन राजन फिर भी घाट की सीढ़ियों से होते हुए नीचे चला आया। मिट्टी पर चलकर वह गंगा किनारे आया और वहां खाली पड़ी नाव पर आ बैठा और उस भीड़ में मुन्ना को ढूंढने लगा। लेकिन मुन्ना यहाँ होता तब ना उसे दिखाई देता। राजन उदास सा बैठा मुन्ना के बारे में सोच रहा था। वह उससे मिलना चाहता था, लेकिन क्यों, ये सिर्फ राजन ही जानता था। देखो नाव पर जो लड़का बैठा है, फिलहाल तुमको बस उसको पटाना है। इसके लिए हम तुमको देंगे पूरे 2000 रुपए, भूषण ने अपने साथ खड़ी लड़की से कहा। लड़की ने नाव पर बैठे राजन को देखा और कहा, कौन? वो लड़का? वो तो शक्ल से ही उसके लिए 2000 खर्च कर रहे हो? अरे खुशबू नाम है हमरा, अभी 2 मिनट में सेट करके आते हैं, कहकर लड़की वहां से चली गई। भूषण भैया जी कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो रही है, बगल में खड़े रमेश ने भूषण से कहा। अभी पता चल जाएगा राजन भैया को कुछ याद आता है या नहीं, भूषण ने कहा और अपने लड़कों को लेकर वहां से चला गया। भूषण के कहने पर लड़की राजन की तरफ आई और नाव पर चढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन नाव जमीन से थोड़ा ऊपर थी, इसलिए लड़की उस पर चढ़ नहीं पाई। राजन ने जब लड़की को परेशान होते देखा तो उसके पास आया और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। लड़की ने राजन का हाथ थामा और नाव पर चढ़ गई। अब जैसा कि उसने भूषण से वादा किया था, इसलिए नाव पर चढ़ते हुए जानबूझकर लड़खड़ाई ताकि राजन उसे संभाले, और हुआ भी वही। जैसे ही लड़की गिरने को हुई, राजन ने उसे संभाल लिया और अगले ही पल उससे दूर होकर साइड में चला गया। लड़की ठीक राजन के सामने आकर बैठी और कहा, आप यहाँ किसी का इंतजार कर रहे हैं? तुम्हें उससे क्या, तुम अपना काम करो ना, राजन ने सामने भीड़ को देखते हुए कहा। अपना काम ही तो कर रही हूं, लड़की बड़बड़ाई। राजन के कानों में शब्द पड़े, लेकिन वह समझ नहीं पाया, तो उसने लड़की की तरफ देखा। लड़की ने उसे देखकर बड़ी सी स्माइल दी, तो राजन दूसरी तरफ देखने लगा और लड़की ने मन ही मन कहा, इसे पटाना इतना भी आसान नहीं है। तो दोस्तों ये था मैं तेरी हीर भाग 10। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, हर हर महादेव।